गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज का न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 5 सीडीएस एंड एफकेट के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे पेपर हर दिन कंडक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में, और इवनिंग में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो हर दिन 10 क्वेश्चंस का पेपर होता है जिसको बच्चों को करना होता है विद इन 15 मिनट्स, और एट द एंड ऑफ दैट वी गिव देम देयर मार्क्स +2 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो हर रोज इस तरह से मंडे टू फ्राइडे पेपर होता है, और सैटरडे को वी यूजुअली हैव अ वीकली टेस्ट पेपर। तो उसके भी वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के तहत आज हम लोगों ने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 5 फॉर सीडीएस एंड एफकेट, और इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी आज का पेपर कैसा था। तो पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग यहाँ रीड कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज अ 9 डिजिट नंबर, और ये जो 9 डिजिट नंबर है ये किस तरह के फॉर्म में है, 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8 एंड y। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है, और 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9। दैट मीन्स इस नंबर को 72 से डिविजिबल होने के लिए 8 और 9 दोनों से ही डिविजिबल होना पड़ेगा। और तुम्हें बदले में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। 4x माइनस 3y की क्या वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी पे काम कर लेते हैं। 7 8 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसको लिखते ही ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए लास्ट 3 प्लेसेस को मैंने ले लिया है, लेकिन y मुझे पता नहीं है, तो y को हमें सबसे पहले वैल्यूज देनी पड़ेगी इवन वाली मिनिमम से स्टार्ट करते हुए। सपोज हम यहाँ 0 रखते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, तो ये डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो भी ये 8 से डिविजिबल, एक बार चेक कर लेते हैं 8 के टेबल में 782 आता है कि नहीं। लास्ट 3 डिजिट्स को ही चेक किया जाता है। 7 8 9 72 62, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है अपना 4, 7 8 4। अगर मैं 4 रखता हूं और इसको 8 से डिवाइड करता हूं, 7 8 4, तो 8 9 होता है 72, और ये 64, ये हो जा रहा है। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई है, दैट इज 4। अब अगर y की वैल्यू है 4, तो बाकी डिजिट्स का सम पहले कर लेते हैं, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि सारे डिजिट्स का सम जो है वो 9 के टेबल में आने वाला नंबर होना चाहिए। तो 9 + 8 17 + 5 22 + 3 28 + 6 34 + 7 41 + 8 49 + 4 53। दैट मीन्स हम लोग x को वैल्यू दे सकते हैं, अगर मैं यहां पे बात करूं 53, एक सेकेंड एक बार फिर से ऐड करें, 9 8 17 + 5 22 25 31 38 46 एंड 50 आ रहा है। तो x को जो सबसे मिनिमम वैल्यू में दे सकता हूं जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, दैट इज 4, क्योंकि 54 50 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 9 के टेबल वाला वो है। तो यहां पे x की वैल्यू भी डिसाइड हो गई है 4। अब 4 इंटू 4 होता है 16, 3 इंटू 4 होता है 12। दैट मीन्स 4x माइनस 3y की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, जिनको 8 की डिविजिबिलिटी 9 की डिविजिबिलिटी पता है, तो उसके लिए कोई खास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में दिया गया है, बट है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। मतलब वो स्टार्ट करवाना चाह रहा है 2 से, और वो चाहता है कि हर वो प्राइम नंबर हम लोग लिखें विच इज लेस देन 100। तो यहां पे तुमको एस सेट को उसने डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लिखने के बाद ही मुझे आइडिया लगने लग गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग के कुछ लिख लिए हैं। अब इस तरह से ये जाएगा, लास्ट वैल्यू इज 97। तो वो तुमसे पूछ रहा है विथ हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज विल द प्रोडक्ट एंड। मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूं तो एट द एंड जितने जीरोज आएंगे वो कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, देखो 2 5 10 होता है। अब इसके बाद तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट्स प्लेस में तुम्हारा जीरो फिक्स रहेगा, और इससे ज्यादा जीरो तुमको मिलने नहीं है। तो कंसेक्यूटिव जीरोस अगर वो पूछ रहा है तो आंसर विल बी ओनली 1 0 विल बी देयर विच विल बी कंसेक्यूटिव इन दिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है।
क्वेश्चन तुमसे सम मांग रहा है ऑफ 99 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, और ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं इस सीरीज को यहां पे लिख देता हूं, 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस 9/400, और ये जा रहा है अप टू 99 टर्म्स। अब ये चैलेंजिंग रहेगा इसको पकड़ना कि ये कौन सी सीरीज है जिसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं, 3/4 इज नथिंग बट 1-1/4, या सीधा लिख दो 1/1 - 1/4। उसके बाद वाली वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो इट इज 1/4 - 1/9। अब तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल रहा है? तो यहां पे मैंने एक पैटर्न देख लिया है। 4 जो है वो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट है, 1 और 4 का। 36 को भी मैंने उसी तरह से डिड्यूस किया कि वो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट है, दैट इज 4 और 9। 144 हो जाएगा तुम्हारा 9 और 16 के लिए। अब तुम बोल रहे हो सर ये तो ठीक है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन आपको कैसे लगा, पता चला कि 1 ही ऊपर में लिखना है? क्योंकि देखो हमने कुछ एक सीरीज पढ़ी हुई है जिसमें अगर तुम इसके पैटर्न को समझो तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 1 × 4, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा तो 4 - 1 3 बन जाएगा। फिर उसी तरह से ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा तो 9 - 4 5 हो जाएगा। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा तो बन जाएगा। अब 400 लाने के लिए जो नेक्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 1/16 - 1/25। यहां तुम चेक कर सकते हो 16 × 25 तुम्हारा 400 भी होता है, और 25 - 16 करोगे तो 9 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को जाना है 99 टर्म्स तक। इसका मतलब है कि जो लास्ट वैल्यू यहां पे तुमको लेनी है ये हो जाएगी 10,000 की, और इससे पहले वाला जो है वो तुम्हारा बन जाएगा 8100, मतलब तुम्हारा जो भी स्क्वायर बनेगा उसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन वो तो पिछले वाले से तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे चाहे जो भी वैल्यू आए वो कैंसिल हो जानी है, क्योंकि यहाँ पे तुम एक पैटर्न देख सकते हो कि ब्रैकेट का दूसरा नंबर ब्रैकेट अगले ब्रैकेट के पहले नंबर से कैंसिल होते हुए जा रहा है। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम ये पता करें यहाँ पे क्या आने वाला है, बट इतना जरूर है कि फर्स्ट वाले का 1 बच जाएगा और आखिरी वाले का 1/10,000 बच जाएगा, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर हो जाता है 99999 अपॉन में 10,000, और ये अवेलेबल है सी ऑप्शन में। तो ये पैटर्न तुमको वहां पे सोचना पड़ेगा, जिसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर से रिलेट करते हुए इस क्वेश्चन को किया था। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, इसमें कंट्रोवर्सी आई थी, मैंने इसको 2 बार किया और मुझे 2 बार एक आंसर मिल गया है, लेकिन वो क्या है, वो बी है या डी है, बिकॉज देयर इज ए कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन कि सर इसका आंसर आपने जो मार्क किया हमारा अलग आ रहा है। तो मैं इसको फाइनली एक बार और कर लेता हूं, सो दैट जो भी आंसर होगा, अब चाहे वो बी हो या डी हो, वो हम लोग इसमें फाइनल कर लेंगे। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि m इज इक्वल्स टू रूट में 5 जा रहा है, प्लस रूट में 5 जा रहा है, प्लस रूट में 5 जा रहा है, और ये जा रहा है इंफिनिटी तक। और उसी के पैरेलल में एक और सीरीज है जिसमें सेम नंबर है, रूट में 5 माइनस रूट में 5 माइनस रूट में 5, और ये जा रहा है इंफिनिटी तक। तो इनको करने का तरीका होता है, अगर तो ये नंबर जो यहां पे रूट के नीचे लिखा है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता, जैसे मान लो 6 है, उसको मैं ब्रेक कर लेता कंसेक्यूटिव नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में, तो वो होता है 2 × 3। तब उसमें अगर प्लस का साइन है बीच में तो हम लोग ग्रेटर फैक्टर को आंसर बना लेते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये जो 5 है ये कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में ब्रेक हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक अलग अप्रोच होता है। वो अप्रोच क्या है कि एक 5 हम लोग रखेंगे, बाकी सब तो रिपीट ही हो रहा है, तो यहां पे m लिख देते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। और मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को m लिया हुआ है। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां से आ जाएगा m² इक्वल्स टू 5 + m, जो कि फाइनली मुझे देगा m² - m इज इक्वल्स टू 5। अब इसको यहीं पे छोड़ दो। सेम काम यहां पे भी करो, यहां से क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है तो यहां पे n लिख देंगे। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो n² इक्वल्स टू 5 - n, और यहां से मिल गया n² + n इज इक्वल्स टू 5। अब यहां से तुम देख सकते हो कि दोनों ही इक्वेशन 5 के इक्वल है, दैट मींस जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों इक्वेशन की, उसको हम लोग आपस में इक्वेट कर सकते हैं, और वहीं से हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये बन गया m² - m इज इक्वल्स टू n² + n। अब लाइक टर्म्स का पेयर बना लेते हैं, m² - n² यहां आने के बाद, और वहां से -n यहां आएगा, यहां से बच जाएगा 0। अब बाकी काम फॉर्मूला को ब्रेक करने का है। तो m² - n² का मुझे पता है, a² - b² की आइडेंटिटी से ये बन जाएगा m + n × m - n,
और यहाँ पे माइनस का साइन अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये m प्लस एन बन जाएगा। बस यहीं पे गलती हो गई थी मेरे से, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से m प्लस एन अब कॉमन लिया जा सकता है, तो ये m माइनस एन और यहां से -1। अब इस पूरे के लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको नीचे भेज के 0 बना दो एंड यू कैन सी करेक्ट आंसर इज नॉट बी, इट इज डी। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन इसका टिक मारा था, दे ऑल विल गेट द ग्रेस मार्क्स। अगर मैंने उसको कट किया है तो यू विल बी ऑल गेटिंग 3 मार्क्स, अगर मैंने कट किया है तो चलो अब ये क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ नंबर x विच इज डिवाइडेड बाय 7 विच इज डिविजिबल, एक्चुअली ये होना चाहिए विच इज डिविजिबल बाय 7। तो एक तरीका तो ये है कि तुम यहीं पे चेक कर लो कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, तो मैं डायरेक्टली इसको आंसर बना सकता हूं, बट पेपर में हो सकता है जब ये क्वेश्चन आए तो मोर देन एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन भी अगर आ गया तुम्हारे पास में विच इज डिविजिबल बाय 7, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रियल मेथड भी जान लेंगे। वैसे तो आंसर मुझे पता चल ही गया है कि 147 इज द आंसर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 7, बट इसमें कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है कि व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस एंड यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू का मतलब ही होता है कि जिन नंबर से वो डिवाइड करने की बात कर रहा है उन सब का तुम निकाल लो एलसीएम। अब यहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 16 के टेबल का मिनिमम वैल्यू जो 8 और 12 दोनों के टेबल में आ जाएगा दैट इज 48, तो एलसीएम मिल गया 48। तो तुम्हारा जो भी नंबर होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 48 के, रिमाइंडर छोड़ रहा है 3 का, तो +3। अब अगर मैं k की वैल्यू डालता हूं 1, तो पहला नंबर मुझे मिलता है 48 इंटू 1 51, जो कि डिविजिबल बाय 7 नहीं है, इसलिए इसको वहीं कट कर देंगे। k के जगह 2 डालूंगा तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 99, ये भी नहीं है। k के जगह 3 डालते ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 48 इंटू 3 प्लस 3 करते ही मेरा आंसर आ जाएगा 144 प्लस 3 दैट इज 147। अब देख सकते हैं ये आंसर हमने पहले ही डिसाइड किया था, और ये सारे कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। तो इस एक लाइन से भी तुम क्वेश्चन तक पहुंच सकते थे। तो आई होप इट इज नाउ क्लियर। अगला क्वेश्चन अगेन एचसीएफ एलसीएम का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने तुमको बोला है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल इन विच द एचसीएफ इज 9। मैंने तुमको बताया कि जब भी एचसीएफ नंबर्स के लिए अटैच कर दे ए और बी के साथ तुम 9 अटैच कर दो, मतलब तुम नंबर्स को लेते हो ए और बी। अब अगर उसका एचसीएफ तुमको गिवन है ऑलरेडी 9, तो नंबर्स विल बिकम 9a एंड 9b। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन दोनों नंबर्स का सम तुमको दिया हुआ है 99 के इक्वल। तो मैंने ये इक्वेशन बना ली है। अब यहां से a प्लस बी हो जाएगा 11। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स ऑफ नंबर हो सकते हैं जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 हो और उन दोनों नंबर्स का सम 99 हो। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं। पहला होगा 1 और 10, दूसरा हो जाएगा 2 और 9, तीसरा हो जाएगा 3 एंड 8, चौथा हो जाएगा 4 एंड 7, पांचवा हो जाएगा 5 एंड 6। इसके बाद तुम कुछ भी लिखोगे तो इट विल जस्ट बी अ रिपीटेशन, और इसमें से मैं कोई भी वैल्यू को हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 110 लेता हूं वो भी चलेगा। नंबर हो जाएंगे तुम्हारे 9 एंड 90। 2 और 9 लूंगा तो नंबर हो जाएंगे 18 एंड 81। 3 और 8 लूंगा तो 9 3 27, 9 8 72, 9 4 36, 63। अब इनमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 45, 54। सो ये सारे के सारे 5 पेयर्स तुम्हें मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ऑनवर्ड्स एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन एवरेज के होंगे और 2 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात दी हुई है कि एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर। तो हम लोग ए प्लस बी के सम को इक्वल कर देते हैं 40 के। ये हमने पिछले बार भी किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के अब हो गए हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि 40 क्यों हुआ है। अच्छा, इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, मतलब ए को रिप्लेस किया सी ने और बी अपनी जगह है, तो एवरेज हो जाता है 19 ईयर। तो यहां पे लिख लो 38। अच्छा, उसके बाद दिया है कि इफ बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, इफ बी इज रिप्लेस्ड बाय सी इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो ए प्लस सी हो जाएगा तुम्हारा, कितना दिया है 21, तो यहां पे लिख लो 42। अब हमें क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी ऑल टुगेदर। तो तीनों को ऐड कर देते हैं। यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इनको अगर ऐड कर दें तो ये 120 बन रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई 60, बट ये तो सम आया है तीनों की एज का, हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, और जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20 ईयर।
और ये तुम ऑप्शन में चेक कर सकते हो, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है एंड मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन एज का ही क्वेश्चन है और एक क्रिकेट टीम से रिलेटेड है, तो आई होप सब लोग आराम से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आए दिन अभी क्रिकेट चल ही रहा है। तो तुम्हारे पास में 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम होती है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो भी टीम है 11 प्लेयर्स की, उनका एवरेज है एक्स बार। तो सारे प्लेयर्स के एज का सम अगर हम लोग करेंगे तो वो 11 एक्स बार हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि दो प्लेयर्स व्हेन टू ऑफ देम एजेड 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स आर रिप्लेस्ड, मतलब 38 में माइनस करूंगा और उसके जगह में रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू प्लेयर्स। इनकी नेमिंग में कर लेता हूं ए और बी से। तो प्लेयर्स अभी भी 11 रहे, लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है ध्यान से देखना, द एवरेज एज ऑफ द 11 प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स। ऐसा करने पे जो तुम्हारा इनिशियल एवरेज एक्स बार का था वो 2 मंथ्स ज्यादा हो गया। अब यहां पे +2 लिख के छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा काफी बच्चों ने किया था। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो यू हैव टू डिवाइड इट विथ 12। अब तुम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। 11 एक्स बार माइनस 38 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 11 एक्स बार, और ये 2 और 12 यहीं कट जाएंगे, 1/6, मतलब ये बन जाएगा 11/6। अब दोनों साइड से 11 एक्स बार कैंसिल कर दो और a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस 11/6। अब ये जो तुम निकाल रहे हो इसमें क्या होगा, ये दोनों न्यू प्लेयर्स जो हैं उनके एज का सम आ जाएगा, लेकिन हमें पूछा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू प्लेयर। तो एक बार इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 38 इंटू 6 ये तुम्हारा बन गया 18/5, 238, और 238 को 11 से अगर मैं 228 को 11 से अगर मैं ऐड करता हूं ये हो जाता है 239/6। लेकिन इससे अभी हम लोग को सिर्फ सम मिला है, हम लोग को एवरेज निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हेंस इट विल बिकम 239/12। अब 239/12 को कैसे सॉल्व करना है ये भी एक चैलेंजिंग हो जाता है कई बार बच्चों के लिए, इसलिए अच्छे से समझना। 1 के टेबल में ये गया, यहाँ पे आ गया 119, 9 के टेबल में इसको काटेंगे 108, यहाँ 11 बच गया। अब तुम इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो तुम कुछ ऐसा लिखने वाले हो 1911/12। 1911/2 ईयर का मतलब होता है 19 साल फिक्स हैं, और 11/12 मतलब 11 महीने हैं, क्योंकि 12 महीने एक साल को करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर 11/12 आ गया है तो मतलब 11 महीने हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। 19 ईयर एंड 11 मंथ्स इज द एवरेज एज ऑफ दोज 2 न्यू प्लेयर्स। आई होप कन्वर्सन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिली सा क्वेश्चन है, तुमको सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि अगर a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल्स टू 0, तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब तुम्हारे ये ABC तीनों ही आपस में इक्वल है। क्योंकि इक्वल होने पे क्या होगा, a² + b² + c² तो ठीक है। अब यहां पे जहां AB लिखा है वहां पे तुम सीधा लिख दो a², फिर उसके बाद फिर से b² और फिर c²। तो इससे सारे वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड दैट इज द ओनली कंडीशन व्हेन इट विल गिव यू 0। तो अगर तुमको यहां से ABC का रेशियो पूछ रहा है और तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तीनों वैल्यू सेम होने पे ये पॉसिबल है, तो सीधा ऑप्शन चेक करो जहां पे बी ऑप्शन लिखा है 1:1:1, दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बारे में मैं कह रहा था थोड़ा सा लेंथी है और साथ ही साथ इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं वो बता दूं, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज है और इनके लिए मुझे फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। जिन बच्चों ने थ्योरी की क्लास छोड़ी थी उनके लिए ये क्विक रिवीजन होगा या क्विक विजन कह सकते हो। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बीच में 2 वैल्यूज लाने हैं x एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और यहां पे x की जो भी वैल्यू निकल के आएगी √AB, दैट इज योर मीन प्रोपोर्शनल। उसी तरह से मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था। अब सपोज कर लो तुम्हारे पास 2 वैल्यूज हैं और तुम्हें इसके लिए निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के केस में क्या करना होता है, हमें सेकंड वैल्यू को 2 बार लिखना है और एक और वैल्यू लाना है x, और वही होता है तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शनल। अब अकॉर्डिंग टू अगेन लॉ ऑफ प्रोपोर्शन तुम यहां पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को इक्वेट करोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ में, और यहां से जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज b²/a, दैट विल बिकम योर थर्ड प्रोपोर्शन। तो जब तुम्हें ये बात पता चली गई है तो पहले ये वाला देख लेते हैं। 12.8 एंड 64.8 इसका MP दैट मीन्स मीन प्रोपोर्शनल को उसने लेट किया हुआ है x।
तो कायदे के हिसाब से ये हो जाएगा अंडर रूट में 12.8 इंटू 64.8। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको इजीली। 128/10 इंटू 648/10, 10 10s are 100, तो बाहर 10 आ गया, और इसके अंदर 2 इंटू 64 छुपा हुआ है, और इसके अंदर 2 इंटू 324 छुपा हुआ है। अब 2 दो बार आ गया तो एक 2 बाहर निकाल लो। 64 8 का स्क्वायर रूट होता है और 324 18 का। तो ये आ गया तुम्हारा x का वैल्यू, जिसको मैं अभी फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूं। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है वो मैं ऑलरेडी वहां पे बता चुका हूं। तो y हमने थर्ड प्रोपोर्शन को लेट किया है, सेकंड नंबर है 57.6, उसको दो बार ही लिख लेंगे, और अपॉन में a दैट इज 38.4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। 576 इंटू 576 अपॉन 100, दोनों का एक एक 10 नीचे आएगा, और ये 384 इंटू 10 ऊपर चला गया। अब जरा इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करते समय ध्यान रखना ये y की वैल्यू आने वाली है, और बाद में हम लोगों ने क्या करना है, देखो ध्यान से, 2x रेशियो y निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, 2x यहां लगा के एक 2 यहां बैठा देते हैं, और y की जो भी वैल्यू है वो ठीक इसके नीचे रख देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो यहां पे 576 आ गया, एक और 576, और साथ में एक 10 था तो एक 10, और इसके ऊपर ये दोनों वैल्यूज भेज दो। दोनों वैल्यूज का मतलब है यहां पे अटैच हो जाएगा 100 इंटू 384। अब इसके आगे कटिंग करनी है, 10 10s are 100, ये सबसे पहले गायब होगा, और बाकी वैल्यूज को जब तुम कैंसिल करना स्टार्ट करोगे तो फाइनली ये 2:3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करके देखा था, तो आंसर उसका 2:3 आ रहा था। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस। मैंने बोला था 2 क्वेश्चन इस पेपर के बहुत बढ़िया थे। एक तो वो सम सीरीज वाला जो क्वेश्चन था जिसे परफेक्ट स्क्वायर बना के मैंने सॉल्व किया था, और एक ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बट स्टिल if you people can get 10 around in this particular paper then you are doing good। तो डिस्कशन यहां खत्म होता है इस पेपर का। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लो, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। वैसे कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, और एक जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था उसका डिसीजन तुम्हारे फेवर में गया है, तो यू ऑल विल बी गेटिंग दोज 3 marks दोज हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, और मैंने उसको कट किया। तो इसी तरह से पेपर देते रहो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड इन योर मेन पेपर। और इसी विश्वास के साथ में हम लोग इसको खत्म करते हैं वीडियो को, एंड कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।